सूरज छिपने के बाद महिलाओं को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। उर्दू का वो शेर है कि वल्लाह रे फरते इश्क में दामन है तार तार, जो काबिल रफू न था वो दामन हम सिए गए। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। आज एक विशेष शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। रिटायर्ड आईएएस एसके गोयल जी। गृह जिला भिवानी है इनका, पैतृक गांव बापोड़ा है। इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देश में कानूनों में जो बदलाव की प्रक्रिया जारी है उसको लेकर के इनका क्या मत है, क्या कहना है। करीब 34 वर्षों तक प्रशासनिक सेवाओं में गोयल साहब रहे हैं। इनका अच्छा खासा अनुभव है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। और आपने मुझे दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं दर्शकों को कि 11 अगस्त 2023 में जो मानसून सत्र था संसद का, इसमें भारत सरकार 3 बिल लेकर आए हैं, जिसमें इंडियन पेनल कोड 1860 को, सीआरपीसी 1973 को और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लाने का प्रस्ताव है। क्योंकि यह अंतिम दिन था सत्र का, तो इन बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया और अच्छी बात यह हुई कि ये पारित नहीं हुए और इनके ऊपर जनता से टिप्पणी ली गई है। ये काम दरअसल पहले होना चाहिए था। जनता से, वकीलों से, अधिवक्ताओं से जो प्रभावित पक्ष हैं उनकी टिप्पणी सरकार को लेनी चाहिए थी। वो अब ले ली, देर आए दुरुस्त आए। जो मैंने इनका थोड़ा अध्ययन किया है और मैं रिटायरमेंट के बाद आई हैव एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। मैंने एक एज एन एडवोकेट अपने आप को एनरोल कर लिया है यहाँ की लोकल बार में भिवानी। जी जी। तो मैंने शिद्दत से महसूस किया है कि इन कानूनों को जस का तस अगर लागू कर दिया जाएगा तो देश में बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। जो हमारा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये तहस नहस हो जाएगा और ये सुचारू रूप से नहीं चलेगा और इसमें पब्लिक जनता को, आम जनता को, वकीलों को और न्यायालयों को बहुत और वकीलों को बहुत तकलीफ होगी। गोयल साहब, सबसे पहले आप बताएं, जैसे कि आपने हर पहलू को छुआ है, वो एडवोकेट की भी बात करी, आमजन की भी बात करी। जब हर आदमी परेशान होगा तो सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है? कोई उसके पीछे रीजन होगा? सरकार ने जो बताया है, जो गृह मंत्री ने जो बताया है संसद में, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो औपनिवेशिक कानून है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है ये हमारे जो फौजदारी के, तो उनसे दास्ता से मुक्ति मिलेगी। अमृतकाल का समय है तो उसमें हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं, उस मुक्ति की तरफ हमारा एक कदम है, इस तरह से बात कर रहे हैं सरकार। और दूसरा जो फौजदारी कानूनों में खामियां हैं, जो देरी होती है केसों के निपटान में, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम कर देंगे, नई टेक्नोलॉजी ले आएंगे और जो अदालतों में जो प्रक्रिया है उसको सरल कर देंगे। जो जटिलताएं हैं उनको दूर करके हम जो है इसको कानूनी प्रक्रिया को आम जन के लिए सुलभ बनाएंगे। तो इस तरह की बातें सरकार ने की हैं। तो क्या ऐसा लगता नहीं, संभव नहीं है जैसा सरकार, जो गृह मंत्री जो बोल रहे हैं? कुछ पहलू हैं तकनीकी तौर पर, जैसे एफआईआर है उसको ऑनलाइन करने की बात है, चार्जशीट, एफआईआर, केस डायरी, वो एक स्वागत योग्य कदम है। 0 एफआईआर करने का भी वो है कि कोई मान लो घटना हुई आपराधिक, तो किस थाने में उसका जुरिस्डिक्शन, किस थाने के अधिकार क्षेत्र में आएगा, इसको लेकर बड़ी लंबी जद्दोजहद चलती रहती थी। तो इसमें ये प्रावधान है कि 0 एफआईआर करेंगे, आप कहीं भी आप एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। लेकिन इसके जो नकारात्मक पहलू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मैं उनके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा, आपकी इजाज़त से। बताएं सर। तो एक तो ये है कि देखिए, ये अंग्रेज़ों ने तो बनाया था कानून, तो अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए वो सारी चीज़ गलत है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने रूल ऑफ लॉ हिंदुस्तान में कायम किया और जो पर्सनल लॉज हैं हिंदुस्तानियों के, उसमें जो उपनिवेशिक उनके हित थे उनको साधने के अतिरिक्त जो पर्सनल लॉज थे वो उनमें पारदर्शिता रखी, रूल ऑफ लॉ रखा और
उसमें जो ड्राफ्टिंग थी उनकी बहुत अच्छी थी कानून की, और जो परिभाषाएं थी वो बहुत स्पष्ट थी। वो जो नए कानून बनाए हैं उसमें ड्राफ्टिंग में कुछ इस तरह की खामियां हैं, त्रुटियां हैं, और प्रक्रियागत भी ऐसी खामियां रह गई हैं जो जानबूझकर की गई हैं, या अनजाने में सरकार ने टिप्पणी नहीं ली लोगों से, या विमर्श नहीं किया व्यापक, तो उस वजह से वो खामियां आई हैं। मैं संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि जो केस लॉ है हमारा, अदालतें जो चलती हैं वो केस लॉ पर चलती हैं। सरकार और निश्चितता होती है कि जी 302 है तो मर्डर का केस है, 379 दफा धारा 379 लगी हुई है तो चोरी का केस है, 395 दफा लगी है तो डकैती का केस है। तो हमें एक पता है, सुनिश्चित है सारी बातें। अगर ये दफाएं ऊपर नीचे कर देंगे, उसकी स्कीमेटिक्स चेंज कर देंगे कानून की, और उनकी धाराओं की संख्या बदल देंगे, तो केस लॉ और प्रेसिडेंट जो पूर्व उदाहरण है, नजीर होती है, कोर्ट कहती है कि जो पिछली अदालतों ने इस तरह के मामलों में क्या फैसले किए थे, नजीर होती है, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, पूर्व उदाहरण। तो प्रेसिडेंट जो है वो का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और एक निश्चितता खत्म हो जाएगी और सारा काम चौपट हो जाएगा अदालतों का। वकीलों को और आम जनता को, मुवक्किलों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, गृह मंत्री जी ये कह रहे थे इसमें कि जी हमने 124 से हटा दी है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन पीछे चला था तो उनके जो बेचारे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे थे आंदोलनकारी किसान, उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगा दी थी, 124A में संगीन दफाएं लगा दी सरकार ने। तो उसमें पिछली सरकारें भी, कांग्रेस की सरकारें भी, जो भी सरकार आती है वो अपने विरोधियों के ऊपर वो दफा लगा देती है 124A। तो वो उसमें स्पष्टता नहीं है, इतने वैग हैं उसके जो प्रावधान है, उसमें हटाने की बात शायद सरकार उसको हटा दिया है, ये एक स्वागत योग्य था। लेकिन चोर दरवाजे से 150 दफा नंबर 150 लगा दी उसमें भारतीय जो न्याय संहिता में। तो उस दफा में ये है कि कोई भी इंसान अगर राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा पैदा करता है या उपद्रवी कार्रवाई को उकसाता है या भड़काता है तो उसको इसमें अंदर कर सकती है सरकार। तो इसमें ऐसी आशंका है कुछ हलकों में कि जो सरकार के विरोधी हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो पत्रकार हैं, या जो सरकार से जो भिन्न मत रखते हैं, उनको सरकार भीतर कर सकती है इसमें पकड़कर, उसका दुरुपयोग होने के चांस है। और ये 124A से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि अब किसी को कोई गिरफ्तार करती है पुलिस तो उसमें मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देता है, इलाका मजिस्ट्रेट। तो उसमें सक्षम न्यायालय के आदेश से जो ज़्यादा मैक्सिमम अवधि है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवधि है पुलिस रिमांड की, पुलिस कस्टडी में रखने की, वो है 15 दिन की। उसको बढ़ाकर 60 दिन और 90 दिन कर दिया है। मर्डर और जो 10 साल से ऊपर की सजा है उसमें 90 दिन तक पुलिस अंदर रख सकती है। तो इसमें पुलिस को असीमित अधिकार दे दिए हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि पुलिस इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करेगी। और ये हमारा जो है, देखिए लोकतंत्र में मेरा ये मानना है कि अंधी ताकत पर मस्तिष्क का, बल के ऊपर बुद्धि का, शक्ति के ऊपर विवेक का नियंत्रण होना ही चाहिए। तो मजिस्ट्रेट का, जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं या सक्षम न्यायालय हैं, सत्र न्यायाधीश हैं, उनका नियंत्रण पुलिस पे एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। निरंकुश सत्ता पर एक अंकुश होना चाहिए। वो अंकुश हट जाएगा तो पुलिस को निरंकुश सत्ता मिल जाएगी इससे। दूसरी बात यह है कि जो महिलाओं के बारे में है, महिलाओं को थाने में बुलाना है तो उसके बारे में ये भी एक प्रक्रिया है हमारे जो CRPC है उसमें कि सूर्योदय से पहले, सूरज उगने से पहले और सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूरज छिपने के बाद महिलाओं को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। और अरेस्ट करेगी, कोई ज्यादा मजबूरी हो गई तो मजिस्ट्रेट हैं जो सक्षम न्यायालय हैं उनसे अनुमति लेगी। तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस है। अब इसमें ये अधिकार जो है वो उनको दे दिए हैं पुलिस अधिकारियों को। तो इससे ऐसा मेरी आशंका है कि हम एक पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ जाएंगे अगर ये निज़ाम ऐसे ही रहा तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रावधान है ये ठीक नहीं है। क्या ये पुलिस, जैसे अरेस्ट की बात आप कर रहे हो, पुलिस सक्षम अधिकारी से, पुलिस के अधिकारी से ही परमिशन लेगी? हाँ, उनको मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो नहीं होगी। हाँ, पुलिस को ही, पुलिस अधिकारी को ही सक्षम अधिकारी मान के चल रही है। जी। दूसरा ये था कि जो वो हैंडकफिंग की, हथकड़ी लगाने की मौजूदा दौर में बहुत दुरुपयोग के मामले सामने आए। निर्दोष लोगों को हथकड़ी लगा के ले जाते थे, छोटे छोटे अपराधियों को। तो उसमें पुलिस के ऊपर अंकुश लगाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किए थे। DK बसु के केस में आपको याद होगा। बिल्कुल। तो
इस जो मौजूदा वो उसमें जो कानून है उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि पुलिस को ही, अधिकारियों को ही विशेष परिस्थितियों में हथकड़ी लगाने के अधिकार दे दिए हैं। तो वो हर उसमें डायरी में लिख देंगे कि ये विशेष परिस्थितियां हैं, बिल्कुल। और इसका भी मिसयूज होने के, दुरुपयोग होने के पूरे चांस हैं। तो ऐसी मेरे को आशंका है। पुलिस को प्रभावी ज़्यादा बनाने की प्रक्रिया हाँ, पुलिस को ज़्यादा अख्तियार दे रहे हैं और उनको निरंकुश सत्ता दे रहे हैं। उनके ऊपर जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनके ऊपर जो नियंत्रण है, जो चेक्स हैं, उसको हटाया जाएगा। सेफ गार्ड्स हैं जो सिटीजन के हक में हैं, तो उससे हमारा लोकतंत्र में क्षरण होगा, मेरी ऐसी आशंका है। गोयल साहब, आपका मानना क्या है? सरकार ऐसा कर क्यों रही है? ऐसा क्या, उनकी मंशा क्या है? सरकार की कोई मंशा होगी, ये इस प्रकार का कर क्यों रही है? आमजन परेशान होगा, पुलिस को शक्तियां ज़्यादा मिलेंगी, सक्षम जो न्यायालय के जो अधिकारी होंगे वो सक्षम से बाहर निकाल दिए गए, तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? तो ये ऐसा लगता है कि मतलब ये पुलिस स्टेट की तरफ एक बढ़ाया गया कदम, अगर ऐसे के ऐसे लागू हो जाते हैं कानून, तो अभी मैंने कहा कि ये कमेटी के पास है, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये पारित नहीं हुए हैं, ये शुक्र मनाइए आप। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि जो या तो उन्होंने व्यापक विमर्श नहीं किया जनता से, या एक्सपर्ट्स जो है वो इसके साथ कमेटी जो बनाई थी उसमें एक्सपर्ट्स ऐसे रखे नहीं गए जो सरकार को ठीक ढंग से मार्गदर्शन दें, या उनकी मंशा इस तरह की थी कि पुलिस को ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएं ताकि उनसे, विरोधियों से निपटने का वो एक औजार की तरह इसको इस्तेमाल कर सकें फौजदारी कानूनों को। अभी क्या किसी से, आम पब्लिक से या कोई बार काउंसिल वगैरह से कोई राय मांगी गई है? अब जो आम जनता से टिप्पणियां दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं सरकार, तो मेरा ये मानना है कि जो मौजूदा शक्ल में, जो मौजूदा फॉर्म है इनकी कानूनों की, इस शक्ल में इनको पारित करना या इनको लागू करना सही नहीं होगा। इनको वापस ले सरकार, आम जन से, वकीलों से, प्रभावित पक्षों से फीडबैक ले कि इन कानूनों में क्या बदलाव होने हैं, क्या संशोधन होने चाहिए। हम भी मानते हैं कि जो खामियां हैं व्यवस्था में और सुधार की जरूरत है, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन से तो तहस नहस हो जाएगी व्यवस्था। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए चेंज में। आप परिवर्तन करते हैं तो कड़ी से कड़ी तो मिलनी चाहिए, आप डिसरप्टिव चेंज नहीं कर सकते। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि बदलाव तो होने चाहिए जी, लेकिन सहमति से होने चाहिए। सहमति से होने चाहिए। दूसरा जो है, आम जनता से फीडबैक लें कि किस दिशा में हम जाएं। जैसे जेलों में भीड़ बहुत, अंडर ट्रायल्स की, उसको कैसे कम किया जाए, केसों के निपटान में देरी होती है उसको कैसे कम किया जाए। उस जो बेसिक इश्यूज हैं, वो बेसिक मुद्दे हैं, वो तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, इनसे कोई उनका समाधान नहीं निकलेगा। पुलिस की असीमित अधिकार हो जाएंगे और सरकार और जो अधिकारी हैं वो आमजन से इसका बदले की भावना या दुर्भावना से इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी मेरी आशंका है। तो ये डिफेक्टिव फॉर्म में लागू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक वो उर्दू का वो शेर है कि वल्लाह रे फरते इश्क में दामन है तार तार, जो काबिल रफू न था वो दामन हम सिए गए। जो आप कितनी सिलाई करते रहेंगे डिफेक्टिव उसमें दामन की, उसमें टांके उधड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो उसको बदल कर दूसरा ही दामन रखिए आप। मैं तो ये कह रहा हूँ, बार बार कितना रफ होगा ये तो इसको कितना ठीक करेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया गोयल साहब, आप हमारे स्टूडियो में पहुँचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय दिया और कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म पर आपने जो बातें रखी। हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को अवेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।